हेलो एवरीवन, मैं सानू सिन्हा, आपका दोस्त और होस्ट। बहुत दिनों के बाद मैं जो पॉडकास्ट लेकर आ रहा हूँ, बहुत लोगों के बारे में जो बोलना होता है, तो कहते हैं कुछ लोगों का प्रोफेशन से प्यार होता है, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो अपने शब्दों के जादूगर होते हैं। तो मैं जो है आज के गेस्ट जिनसे आपसे मिलवाने जा रहा हूँ, ये पहाड़ों को छोड़कर मतलब उत्तराखंड के पहाड़ों को छोड़कर रांची में बसने वाली एक ऐसी डॉक्टर हैं, एक ऐसी पोएट हैं, एक ऐसी स्टोरी टेलर हैं जिनसे मैं आपको मिलवाने जा रहा हूँ। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग। सबसे पहले तो आपका इंट्रो जो है मैंने अपने सारे दर्शकों को बता रखा है। तो साक्षी शर्मा, अ डेंटिस्ट, अ पोएट और अ स्टोरी टेलर। मैं इन तीनों चीजों में से सबसे ज्यादा डिस्कशन किस चीज पे करूं, ये आप पहले मेरे को बताओ मैम। स्टोरी टेलिंग एज वेल एज डेंटिस्ट्री। ओके। तो मैम एक्चुअली क्या होता है कि जितने सारे लोग जो है साइंस पढ़ने के बाद डेंटिस्ट या फिर अलग डॉक्टर्स के फील्ड में जाना चाहते हैं, तो आपका ऐसा क्या प्रोफेशन रहा था या फिर ऐसा मेंटली क्या आप डिसीजन लिए थे कि डेंटिस्ट की तरफ ही जाने का सोचे आप मैम? क्योंकि मुझे लगता है डेंटिस्ट की लाइफ ना थोड़ी सी पीसफुल होती है। मेरे पेरेंट्स दोनों डॉक्टर हैं, एमबीबीएस। ओके। मेरी मम्मी एक गायनेक थी और मेरे फादर एक एनेस्थेटिस्ट थे। तो इन लोगों की लाइफ बहुत हसल बसल, बहुत बिजी रहती है। तो मेरा पूरा पालन पोषण जो है मेरे नाना नानी के घर में हुआ, और मेरा पूरा बचपन लाइक फ्रॉम 5 मंथ्स की जब मैं थी तब से 18 साल मेरी ज़िंदगी के वहीं बीते हैं। तो मैंने रियलाइज़ किया कि कहीं न कहीं आप उस समय तो बहुत खूबसूरत फेस होता है, बट मुझे लगा कि पेरेंटिंग भी बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट है। और डेंटिस्ट्री में मुझे लगता है कि एक बैलेंस आप बना सकते हो। उतना हसल नहीं है, मतलब 8 बजे के बाद आप सोओगे, आपकी कोई उतनी इमरजेंसी कॉल नहीं है, कुछ भी ऐसा नहीं है। तो मुझे लगा कि लाइफ़ को बैलेंस के साथ मैं जी पाऊँगी एज़ अ डेंटिस्ट। और मेरे लिए लाइफ़ में केवल अर्निंग या केवल पेशेंट देखना ये नहीं है। मैंने मेरा आउटलुक ऐसा बना विद टाइम कि मैं चाहती थी कि मेरी ज़िंदगी में सुकून भी हो। सो इसीलिए मैंने मैम डेंटिस्ट्री चुना। बहुत सारे हम लोगों के ऐसे भी व्यूअर्स जुड़ेंगे, जो कुछ लोग जो है हो सकता है अभी नीट वगैरह की तैयारी कर रहे होंगे, जी। और आप भी नो डाउट यहाँ तक पहुंचे हैं, तो आप जो है पढ़ाई लिखाई करने के बाद और अलग तरीके से सेक्शन को आपने डिसाइड किया है कि मेरे को बीडीएस जाना था, डेंटिस्ट बनना था। तो बहुत सारे बच्चे भी जो हम लोग के पॉडकास्ट से जुड़ेंगे, तो उनको ऐसा कुछ स्पेशलाइजेशन आप बताना चाहेंगे कि अगर आप नीट किसी तरीके से आप अगर क्वालिफाई पूरी तरीके से नहीं कर पाते हो, उसके अलावा भी आप जो अगर डेंटिस्ट के सेक्शन में जाना चाहते हो, तो उसके लिए क्या करना चाहिए बच्चों को, ये आप बता सकती हैं? आई थिंक नीट तो खैर क्वालिफाई बेसिक करना ही पड़ता है, उसके बिल्कुल। बाद ही आप एमबीबीएस बीडीएस हम्म। अलग अलग उसमें आप जाते हो। हम्म। बाकी उसके अलावा अगर करना चाहो तो आप फिजियोथेरेपी भी कर सकते हो, अदर देन डेंटिस्ट्री आप क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट बन सकते हो। उसमें एमए साइकोलॉजी पढ़नी होती है, लाइक नॉर्मल एमबीबीएस ना पढ़ के। एमबीबीएस से जैसे हम साइकेट्रिस्ट बनते हैं, वैसे आप साइकोलॉजी अगर आप डॉक्टर वाली लाइन को टच जी करना जी चाहते जी। हो। और डेंटिस्ट्री कर सकते हो, फिजियोथेरेपी, न्यूट्रिशनिस्ट बन सकते हो आप। तो ऐसे बहुत सारे ऑप्शंस अभी हमारे। आज के डेट पर तो ये बहुत ज्यादा चला हुआ भी है। बहुत ज़्यादा तो ऐसे। फिटनेस सेक्टर में जो है वो बहुत ही ज्यादा चलेगा। और दूसरा चीज मैम, पहाड़ों की वादियों से निकलकर रांची तक का सफर जो है जी। आपका किस तरीके से पूरा हुआ, उसके पीछे तो बहुत सारा स्टोरी भी है। जी। मैं तो अपने व्यूअर्स को ही बताना चाहूंगा, आप ही के मुख से जो है मैं चाहूंगा कि बात बताओ आप ये चीजों को। तो सबसे पहला चीज जो है लाइफ जो है, मतलब बिफोर रांची, मतलब रांची में जब आपने शिफ्ट किया आफ्टर मैरिज, उससे पहले का क्या लाइफ था आपको, पहाड़ों वाली वादियों वाली, ये चीज आप बताने का काम करो मैम। पहाड़ों की लाइफ तो बहुत खूबसूरत होती है, बहुत हमेशा सुकून से। वाली होती है। इनफैक्ट मैंने जब एमडीएस करी थी, पोस्ट हम्म। ग्रेजुएशन, तो मेरा कॉलेज ऋषिकेश में था। जी। तो चारों ओर खूबसूरत पर्वत थे, और जब बारिश होती थी तो पूरे बादलों के गुच्छे लिपट आते थे एकदम। मतलब तो आप जब कॉलेज जाते थे तो पूरा सीनिक व्यू का आप हम्म। मजा लेते हुए जाते थे। और मुझे लगता है पहाड़ों के लोग बड़े सिंपल होते हैं। आपको बहुत मतलब बोलते हैं पहाड़ों के बारे में, फेमस भी है कि वहाँ रास्ते तो टेढ़े हैं पर लोग सरल सब सच्चे हैं। एक्चुअल। सो मतलब मुझे लगता है कि पहाड़ों की लाइफ बहुत खूबसूरत है। वहाँ के लोग बहुत सिंपल है, वो वहाँ की पावर है, स्माइलिंग है वहाँ के लोग, बिल्कुल। बहुत वेलकमिंग है। हम लोग का उत्तराखंड तो पूरा टूरिज्म बेस्ड है। हंड्रेड तो परसेंट एक नेचुरली हम लोग केटर करना, हम लोगों का शौक है, हम लोग का अंदर से आता है। तो ये बहुत खूबसूरत, मेरी वहाँ का लाइफ बहुत सुंदर रहा। ऋषिकेश का सफ़र जो 3 साल का था, जिसमें मैंने अपना मास्टर्स किया, वो बहुत सुंदर था। गंगा के किनारे हम लोग कभी भी शाम को चले जाते थे। तो बहुत 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 अच्छी यादें हैं। और
उनको जितना मैं शब्दों में बोलूँ वो कम ही है। पूरा बचपन तो आपका मैम वहीं पे बीता है। बचपन भी तो बीता है। नॉर्मल से मतलब उसको देवों की नगरी भी बोलते हैं जी, उत्तराखंड को जी, जो है। जी, जी, मतलब वहाँ केदारनाथ, जी, देवप्रयाग और इतने ज्यादा जो जी, है वहां पर हम लोग जाते हैं। जी। दूसरा चीज है मैम, सबसे बेस्ट चीज जो मैं पूछना चाहूंगा कि आपसे जब मेरे से डिस्कशन हो रही थी पॉडकास्ट से पहले, तो एक बात वहां पर निकल के आया था कि आपने जो है अपना कुछ कॉलेज जो है मेरठ में किया था, हाँ, हाँ, है हाँ। ना। तो उससे रिलेटेड एक कुछ पॉइंट निकल के आया था कि ऐसा सिचुएशन मेरे ख्याल से तो किसी भी स्टूडेंट के साथ नहीं आनी चाहिए। जैसा कि आपने मतलब डिस्कशन हुआ था, तो व्यूअर्स को भी ये चीज बताएं कि ऐसा कभी भी किसी के लाइफ में ऐसा सिचुएशन नहीं आना चाहिए था। वो सिचुएशन क्या था मैम, एक्चुअली जो आप एक कुछ डिग्री को लेकर कुछ इशू आ रहा था। हम लोग का एग्जाम दिया, बहुत खुश थे, डॉक्टर अब बनेंगे करके अपना हम्म, फर्स्ट ईयर किया अच्छे से, सेकेंड ईयर हुआ। जब थर्ड ईयर में आए तो अचानक से पता चलता है कि कॉलेज के एफिलिएशन में प्रॉब्लम आ रही है, जबकि हम वहाँ के फर्स्ट बैच नहीं थे, हम वहाँ के थर्ड बैच थे, पर बैच पास आउट हुआ नहीं था उस कॉलेज से अभी तक। मतलब थर्ड बैच होने के बावजूद भी जो पास मतलब आउट। 5 इयर्स का अच्छा अच्छा, कोर्स हाँ होता है, हाँ हाँ। 5 इयर्स का कोर्स होता है, तो एक हम्म। बैच फाइनल फिफ्थ में में था, हुआ, एक फोर्थ, फोर्थ में, हाँ हम हाँ। लोग थर्ड ईयर तक पहुंच गए थे, और फिफ्थ वाला पास आउट नहीं हुआ था। तो जब कोई एडमिशन लेता है एक बढ़िया, तो उसने कहा हो ही जाएगा, एवरीथिंग इज गुड, इतने बच्चे ऑलरेडी पढ़ रहे हैं। तो उसके बाद जब ये हुआ कि एफिलिएशन नहीं है, तो हुआ कि अब क्या। तो एक फेज था जब मैं घर आ गई थी, और हम्म। ये नहीं पता था कि जो मैंने इतनी पढ़ाई कर ली है, जो इतनी नॉलेज, एनाटमी, फिजियोलॉजी, इतना सब कुछ पढ़ा है, कहीं ये वेस्ट तो नहीं हो जाएगा, मतलब कहीं मेरा ड्रीम होते होते टूट तो नहीं जाएगा। और बहुत मतलब डिप्रेसिंग टाइप का ही वो टाइम था। हम लोगों ने लेकिन बहुत फाइट बैक किया, हम लोगों ने उसके लिए धरना प्रदर्शन किया, बहुत कुछ किया, बहुत सारी चीजें डॉक्टरी के अलावा हमने सीख ली, हमने वकालत सीख ली, मतलब हमने बहुत सारी सिस्टम के साथ कैसे फाइट करना है हमने सीखा। तो ये बहुत ही डिफरेंट था। उसके बाद फिर हम लोगों का एक लिस्ट निकला, जिसमें हम लोगों के जितने भी 100 बच्चों का बैच था, उसको अलग अलग कॉलेजेस में ट्रांसफर किया। तो मुझे ओके, तो मतलब मुझे डिग्री वो कॉलेज नहीं दे पाया। नहीं दिया था, वो 3 साल था, 5 साल का कोर्स था ना, हाँ, तो यस। थर्ड 3 इयर्स मेरे वहाँ हुए। उसके बाद फोर्थ एंड फिफ्थ ईयर मैंने मेरठ से किया, सुभारती डेंटल कॉलेज से। ओके। और वो कॉलेज ने मेरी लाइफ टर्न कर दी। मतलब वहाँ जब मैंने देखा कि माय गॉड, इसे बोलते हैं मतलब पैशनेट डॉक्टरी कैसे पढ़ी जाती है, इसे बोलते हैं। इतना खूब वहाँ पे पेशेंस था, टीचर्स इतने अच्छे थे। उस कॉलेज में जाके मैंने सपना देखा कि नहीं, बीडीएस काफ़ी नहीं है, मुझे एमडीएस भी करना है। तो हम्म। वो मेरी लाइफ का टर्निंग पॉइंट था। अब ज़िंदगी में तो टफ फेस भी मुझे लगता है साथ ही साथ चलता है, जैसे धूप और बिल्कुल। छाँव चलती है ना, हम्म। बिल्कुल वैसे ही। बस ये है कि मेरा नज़रिया ये है कि मैं धूप की तरफ अपना चेहरा रखती हूँ, मैं नहीं देखती कि पीछे पीछे क्या चल क्या रहा है। है। बिल्कुल। और जो आपने बताया ना कि आपको जो है लाइफ जीने का नया उमंग वहां से मिला हाँ, न्यू हाँ, कॉलेज हाँ। जाने के बाद, जो उसमें जो है, अगर आपका जो मैरिज की बात मैं करूं, तो वहीं पर जो है आपसे सीनियर जो है सर भी मिले हैं, आपके हस्बैंड, है ना। वो भी एक डॉक्टर ही हैं। जी। तो उस उनके बारे में कुछ बताया, बिकॉज मेरे को जो पता चला है कि आपकी जो है लव मैरिज हुई है, तो उसके बारे में थोड़ा सा बताएं मैम। हाँ, तो वो बताना जरूरी है ना। हाँ, तो बीडीएस की पढ़ाई मैंने वहाँ से की, और फिर हम्म, मुझे लगा एमडीएस करना ज़रूरी है। तो जी फिर जी मैंने जी। फिर तैयारी करी, लकीली हम्म मुझे कॉल आया यहाँ हम्म। से, और मैंने कॉलेज ज्वाइन किया, सीमा डेंटल कॉलेज। और उसके बाद वहाँ पे मुझे सर मिले डिपार्टमेंट में, मेरे डिपार्टमेंट में नहीं थे, अलग डिपार्टमेंट में थे, ओके। और वहाँ पे एज अ सीनियर थे। और मैंने इनसे पूछा कैसा कॉलेज है, ऐसे आप जब विजिट करने जाते हो तो बिल्कुल मैंने बिल्कुल। कहा बहुत अच्छा कॉलेज है। तो फिर कबीर सिंह टाइप का क्या? नॉट लाइक कबीर सिंह, बट सबकी स्टोरी अलग होती है, बिल्कुल हम्म। कबीर सिंह स्टाइल तो नहीं थी। हाँ हाँ बट हाँ। हाँ, अच्छा था। फिर कॉलेज में हम लोग साथ में थे, हम लोग के मेस कॉमन होते थे, तो हम लोग साथ में खाना वाना खाते थे, सभी लोग खाते थे ग्रुप हम्म। में। और धीरे धीरे हम लोग के बीच में एक अच्छा सा बॉन्ड बनने लगा। एंड फिर टाइम के साथ अब हमको ऐसा लगा कि वी शुड कम टुगेदर एज इन अ रिलेशन। तो सर ने मुझसे पूछा कि शादी करनी है, मतलब ऐसा मुझे नहीं पूछा कि हम्म। मतलब ये करता हूँ, प्यार करता हूँ, ऐसी कोई हम्म। बात नहीं हुई। उसने कहा शादी करनी है। मैंने कहा वाह यार, ऐसा लड़का तो कभी नहीं मिला। लड़के तो पहले गुलाब देंगे, फूल देंगे, चॉकलेट देंगे, फिर गुड बाय कर देंगे। उसने मुझसे पूछा था शादी करनी है तो बताओ, और नहीं करनी तो लेट इट बी। तो तब भी बता दो, मतलब मैं और लड़कियां देख रहा हूँ, हमारे वहाँ झारखंड में शादियां हो हाँ जाती है बिल्कुल जल्दी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। बिहार झारखंड में। तो मैंने हम्म। कहा कि हाँ, मैंने कहा ठीक है, करनी तो है। तो फिर मैंने कहा ठीक है, घर पे बात करो, मेरे घर पे। तो हाँ हाँ, हाँ 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 हाँ। तो इन्होंने मेरे घर पे बात की। हम्म तो उन्होंने मेरे घर में मेरी मौसी से बोला कि आप मुझे ना किसी से एक लड़की बहुत पसंद है। तो मौसी ने कहा उसको बता दो ना। हम्म। तो फिर उसने बोला कि वो लड़की
अगर मैं कहूँ आपकी बेटी है तो मेरे को लगा अब तो पता नहीं क्या होने वाला है, हाँ, बॉम्ब हाँ, फटेगा हाँ। या क्या होगा, हम्म। बट ठीक है। उसने कहा कि ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, बट आप पहले पढ़ाई करो। लड़की अपनी पढ़ाई पूरी करेगी, जब वो अपने पैरों पे खड़ी होगी तब वो शादी करेगी। ठीक है, तो ये तो अगर तुम वेट कर सकते हो तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर तुम वेट नहीं कर सकते तो जाओ, तुम जाओ, तुम्हें जहाँ करना है। तो ही वेटेड फॉर मी, मेरे लिए वेट किया। और फिर और भी दिक्कतें तो होती है, इंटरकास्ट मैरिज है तो बहुत सारी चीजें होती हैं। वैसे भी मैम, मैंने आपने जो बताया ना, वो एक्चुअली बिहार झारखंड के लोगों में होते हैं, लड़कों में होते हैं, कि डायरेक्टली अगर प्यार हुआ तो शादी तक ही, है ओह ना। ये चीज तो मैं बोलूंगा मैम, है ना, क्योंकि मैं भी बिहार से बिलोंग करता हूँ, तो हम लोगों की लाइफ में ऐसा होता है कि हमारे लाइफ में कोई इंटर करते हैं तो वो नहीं है कि हम लोग घूमने फिरने वाले सब नहीं करते, डायरेक्टली लाइफ टाइम रहना चाहते हो तो बताओ फिर, है ना। हम्म, और दूसरा चीज मैम, मैं आपसे ये चीज पूछना चाहूंगा और हमारे व्यूअर्स को भी ये चीज बताना चाहूंगा कि आप जो है, जैसे बताया कि आफ्टर मैरिज जो है आप झारखंड शिफ्ट किए, तो उसके बावजूद आपको जो है बहुत सारा, जो आपने बताया इंटरकास्ट मैरिज का इशू, बहुत सारा इशू तो हुआ होगा, उस पे हम लोग नहीं जाएंगे बहुत ज्यादा, है ना, हाँ सही है ना। है। उस पे बहुत ज्यादा नहीं जाएंगे। सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि वहां से आने के बाद आपका लाइफ कैसा रहा मैम, बिकॉज देखो आप कल्चर चेंज किए, नो डाउट कास्टिज्म का इंडिया में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होता है, उन सब चीजों को भी चेंज करके आप यहाँ पे सेटल किए हो, उसके बाद का क्या लाइफ रहा मैम आपके लिए? मैं किसी भी लड़की से जो कहीं और जाती है ना, उससे मैंने अपने मन में एक थॉट सोचा था, मुझे लगता है ये हम्म। थॉट सबको सोचना चाहिए। जी। बहुत फनी थॉट है, बट मैं हम्म। बताती हूँ। बिल्कुल। मुझे लगता है कि मेरा पूरा भारत ही ऑर्थोडॉक्स है। ठीक है, हम्म। बिहारी कहेंगे हम ऐसे हैं, देखो हमारे वहाँ ऐसा बनता है, पहाड़ी कहेंगे बिल्कुल। अरे हमारे वहाँ तो ये अच्छा है, गुजराती कहेंगे ये बेटर है वो बेटर, पूरा कंट्री ऑर्थोडॉक्स है। तो मैं अपने माइंड में ये एक मेंटल सेटअप लेके आई थी कि देखो जब मैं हॉस्टल में रहती हूँ तो मेरे पास हर तरह के बच्चे होते हैं, फ्रॉम कन्याकुमारी टू केरला, और सबके साथ हम कितना घुल मिल के रहते हैं, हमारे बेस्ट फ्रेंड होते हैं, हम बहुत प्राउडली कहते हैं कि ये मेरी बिल्कुल। दोस्त है, ये मेरी वहाँ का है, वहाँ के जयपुर राजस्थान। तो जब हम घर में रहने की बात करते हैं तो इतना नैरो माइंडेड क्यों हो जाते हैं कि मेरी कास्ट ये है या उसकी ये है या इनके कल्चर में क्या होता होगा। तो मैंने ये माना कि मैं कहीं भी जाऊंगी तो ये सब चीजें आएंगी ही आएंगी। और दूसरी चीज, एक दूसरे स्टेट में हूँ, उसको एंजॉय करूँ, यहाँ के फूड को मैंने एंजॉय किया। शुरू में आपको थोड़ा डिफरेंट लगता है, जब शुरू में बिल्कुल। मैंने पहली बार जब रुगड़ा का घर पे आया रुगड़ा तो हाँ, मैं हाँ, तो मैं तो मतलब पूरी स्मेल से मुझे लगा क्या हो रहा है, और वो क्या होता है, हम्म। बस करेल। हाँ, हाँ, फ्रिज हाँ, खोला हाँ। तो पूरे फ्रिज के अंदर है। तो हम्म। मुझे लगा क्या चल रहा है, पर धीरे 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 अभी जब सीजन आता है तो सबसे पहले मैं ही होती हूँ जो लेके आती हूँ कि नहीं भाई बनाना इसको फिर। बनाना बनाना है। हम्म। तो मैंने इंजॉय किया हर चीज को, हर उस कल्चर को मैंने इंजॉय किया, मैं आज भी इंजॉय करती हूँ। और मुझे लगता है हम सब अलग हैं और यही हमारे देश की खूबसूरती है। बिल्कुल। तो मैंने इसको कभी भी एक बार की तरह नहीं लिया, मैंने कहा वाओ, एक लाइफ में आपको दो दो कल्चर एंजॉय करने को मिल रहे हैं, आप पहाड़ को भी देख सकते हो, आप यहाँ झारखंड बिहार का आनंद ले सकते हो, तो और क्या चाहिए लाइफ में। और दूसरा चीज मैम, आपका जो है एक शौक रहा है पोएट्री, जी। है ना, तो उससे रिलेटेड जो है मैंने आपसे एक रांची क्रिएटर मीट में मिला था, जो कि रांची को लेकर आपका जो है एक स्पेशल मैंने पोएम सुना था मैम, तो क्या जो है आप वो जो है हमारे सारे के सारे व्यूअर्स को बताना चाहेंगे, बिल्कुल बिल्कुल। है ना। हाँ, जब मैं रांची आई उत्तराखंड से जी। तो मुझे बड़ा अच्छी लगी, यहाँ जो एक अच्छी सी हवा चलती है ना, हम्म। यहाँ के बारे में जो यहाँ नहीं रहता है ना वो नहीं नहीं जान जान सकता, सकता। बिल्कुल बिल्कुल। क्योंकि यहाँ के लिए ना एक माइंड सेट है, हम्म। झारखंड बिहार, खासकर झारखंड भी उसी में आ जाता है। तो एक हम्म। माइंड सेट है कि पूरब है कैसा होगा, पर यहाँ की जो एक शाम की जो हवा है, जब आप जून के महीने में अभी आप चले जाओ शाम को फुचका खाने के लिए, तो आप एक फील लेते हो हवा की, जिसमें बिल्कुल। एसी की जरूरत नहीं होती, आप रोड हम्म। पे एंजॉय करते हो। हम्म। तो यहाँ के मौसम, यहाँ का सब कुछ मैंने ऑब्जर्व किया एक साल, और जो कविता मेरे अंदर से निकली वो थी बिल्कुल। कि रांची की तो बात अलग है, रांची की तो बात अलग है, हवा अलग जज्बात अलग है। छतों में सबके लाल है झंडे, छतों में सबके लाल है झंडे, बजरंगी को याद है करते। दिलों में सबके प्यार बहुत है, हवा अलग जज्बात अलग है, रांची की तो बात बात अलग। अलग है। हाँ। आसपास पहाड़ अलग बहुत हैं, आसपास पहाड़ बहुत हैं, पर पतरातू की बात अलग है। जो ना हुनरू दसम को क्या बोलूं, झरनों की तो तान अलग है, हवा अलग जज्बात अलग है, रांची की तो बात बात अलग अलग है। है। लिट्टी चोखा तो खाया होगा, लिट्टी चोखा तो खाया होगा, पर धुसके का स्वाद अलग है। भुंजा कचरी पिट्ठे के संग संग फुचकों की भी बात अलग बात है, अलग है। हवा अलग जज्बात अलग है, रांची की तो बात बात अलग अलग है। है। लौकी को सब कहते कद्दू,
लौकी को सब कहते कद्दू, कद्दू को कोहड़ा कहते हैं। मूंगफली को बादाम है बोले, बोली की तो बात अलग है। हवा अलग जज्बात अलग है, रांची की तो बात अलग है। सबसे ऊंचा तिरंगा लहराया, सबसे ऊंचा तिरंगा लहराया पहाड़ी मंदिर के शिखर पर। सपनों की उड़ान अलग है और धोनी की पहचान अलग है। हवा अलग जज्बात अलग है, रांची की तो बात अलग है, रांची की तो बात अलग है। वाह मैम, एक्चुअली आपने जो है जितना पोएट लिखा है या पोएम लिखा है जो आप सारे लोगों को सुनाए हैं, उसमें मैं सबसे ज्यादा जो है क्रेडिट देना चाहूंगा आपके हस्बैंड का मैम, बिकॉज इन्होंने जो है पूरा झारखंड आपको एक एक जगह घुमाया है, तभी आपको झोना हुंडरू से लेकर हर एक जो है जगह चीजों को आपने ऑब्जर्व कर पाया मैम। और रांची के नो डाउट बात सबसे अलग है। मैं भी जो मैम बिहार से बिलोंग करता हूँ, रांची जो है मैं भी 2012 में आके शिफ्ट किया था, तो उसके बाद जो है रांची मतलब हम लोगों का जो है एक बोल सकते हैं एक कर्म भूमि तो बना ही बना है। अब तो यहीं पर घर वर सारा चीज बना लिया हूँ, शिफ्ट कर गया हूँ पूरी तरीके से। तो झारखंड जो है एक अलग ही मतलब भाव को लेकर आता है। जैसे आपने बताया ना कि नो डाउट मैं भी जो है हर एक साल पहाड़ों की तरफ तो चला ही जाता हूँ, कहीं ना कहीं ट्रैकिंग पे, कभी केदारकंठा तो कभी केदारनाथ, तो कभी कहीं ना कहीं चला जाता हूँ। बट कहीं भी आप चले जाओ, नो डाउट आप भी वहां पे छोड़ के यहाँ पे आए हो, अभी भी आप कहीं बाहर जाओगे घूमने, वापस जब रांची आते हो ना तो अलग सुकून मिलता है मैम, अलग सुकून मिलता है यहाँ पे जो है। और दूसरा चीज जो है हमारे अपने दर्शकों को ये भी चीज बताना चाहेंगे मैम कि कुछ दिन पहले जो है मैम का जो है एक स्पॉटिफाई में एक पॉडकास्ट आया था जिसका नाम था लेडीज होके हॉ है ना, लेडीज होके हॉ। दैट मीन्स बोलने का मतलब क्या है, जस्ट लाइक अ सरकास्टिक वे में उसको बोला गया है कि मतलब कुछ कुछ चीजें जो एक लेडी करती हैं आज के डेट पर, उसको जो है सोसाइटी किस अलग नजर से देखता है। मेन मोटिव यही था इसका। तो इसके बारे में मैम थोड़ा सा आप जो है हमारे व्यूअर्स को बताएं। लेडीज होके हॉ, मैं इससे पहले वुमेन पे बहुत पोएट्री लिखी है मैंने, और अचानक से एक बार मैंने देखा कि सोशल मीडिया पे एक ऐड आ रहा था स्पॉटिफाई का कि किसी के पास अगर अपना ओरिजिनल आइडिया है किसी लड़की के पास, तो वो अपना आइडिया हमको भेजो, लिख के भेजो, अगर हमें आप अच्छे लगे, आपका आइडिया अच्छा लगा तो हम आपको कॉन्टैक्ट करेंगे। तो और उसमें ये भी लिखा था कि बहुत सारी वुमेन पावरफुल वॉइसेस हैं जिनको जगह नहीं मिल पाती आज भी ऑडियो इंडस्ट्री में। तो मुझे लगा क्यों ना इसी टॉपिक को जिन्होंने भेजा इसी पे क्यों ना लिखा जाए। तो मेरा मन था कि मैं हमेशा वुमेन पोएट्री थोड़ी सीरियस होती है और थोड़ी स्ट्रॉन्ग मोटिवेटिंग पोएट्रीज लिखूंगी, पर मुझे लगा फेमिनिज्म एक ऐसा टॉपिक है जिस पे लोग बहुत सीरियस हो जाते हैं, लगता है कि भाई अरे भगाओ यार नारी, क्या कहते हैं, मतलब अगर कोई फीमेल अपनी उसकी बात कर ले तो उसे बिल्कुल नारी मुक्ति वाला टाइप वो बना देते हैं, बिल्कुल मिशन टाइप। पर वैसा नहीं, बल्कि उसको एक फन वे में पर एट द सेम टाइम एक कटाक्ष सटायर के साथ और फैक्ट्स के साथ प्रस्तुत करने की मैंने कोशिश की थी ऑडियो में। और उसके लिए मेरा सिलेक्ट हुआ था और उन लोगों ने मुझे पूरा ऑडियो स्टूडियो सेटअप मुझे गिफ्ट किया था, पूरा स्पॉटिफाई से, फ्रॉम मैकबुक एयर टू एवरीथिंग, कि मेरे पास एक छोटा सा सेटअप हो जो मैं अपने रांची में अपने रूम में बैठ के, उसके अलावा उन्होंने मुझे ट्रेनिंग दी कि कैसे आप इसको बना सकते हैं, प्रॉपर ट्रेनर्स हम लोगों को ऑनलाइन। और लक मेरा इतना अच्छा था कि वो कोरोना टाइम्स था, और कोरोना तो अच्छा टाइम्स में आपको हाँ अच्छा क्लिनिक भी नहीं होता था, मतलब होता था, सर जाते थे, मैं नहीं जाती थी क्योंकि मेरी बच्ची छोटी थी उस समय। तो फिर मैंने वो क्लास ऑनलाइन करी और ऑनलाइन में इतना अच्छा मुझे एक्सपोजर मिला, क्योंकि अगर मुंबई जाना होता है तो शायद मैं नहीं जा पाती क्योंकि बच्चा छोटा, वही है वुमेन प्रायोरिटीज की बात है। तो वो ही मैंने धूप की तरफ चेहरा किया और मुझे मौका मिला और बहुत अच्छा मेरा एक्सपीरियंस रहा। हम लोग ने ट्रेलर बनाना सीखा, हम लोग ने पायलट एपिसोड बनाया, और मैं उसमें जो हमारा प्रोडक्शन हाउस था ऑफस्पिन मीडिया, उसने कहा कि हम आपके साथ पॉडकास्ट करना चाहते हैं। उन्होंने मुझे सामने से ऑफर किया और इस तरह से पॉडकास्ट बन गया। तो बहुत बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था। लोग सरप्राइज थे कि मैं अपने 5 किलोमीटर के अंदर से कहानी लाई हूँ, जितनी भी अगर आप उसमें रियल स्टोरीज देखेंगे, लाइक सिंपल पिंक ऑटो चालक से लेके एक साधारण कुक की आवाज से लेके उसमें आपको ऑटोमोबाइल इंजीनियर्स लड़कियां जो हैं या जो डॉक्टर्स हैं, गायनेक हैं, सबकी आवाजें मिलेंगी। और मजे की बात है कि सबकी प्रॉब्लम ऑलमोस्ट सेम है, चाहे वो ऑटो चला रही है चाहे वो प्लेन चला रही है, ऑलमोस्ट प्रॉब्लम सेम है। सो उसी में मजेदार सा एक पॉडकास्ट बनाया था और वो बहुत दूर तक गया, उसने आवाज करी अपनी, और हिंदुस्तान टाइम्स पॉड मास्टर्स अवार्ड जो रणवीर अलाहाबादिया जिसमें वन ऑफ द जज था, उसमें वो विन किया और बहुत सारे बड़े लोगों के बीच जाके खड़ा हो गया। तो मेरे लिए बहुत बड़ी जीत थी। और मेरे साथ जितनी साधारण थी, जितनी महिलाएं जो जुड़ी थी, कोई होम शेफ है, कोई कुछ है, रांची की थी सब मोस्टली,
तो वो लोग को लगा कि आपके साथ, हमको लगा हम पहुंच गए वहां पे। तो ये मेरे लिए बहुत बड़ा अचीवमेंट था। तो यही मैम मेरी स्टोरी कुछ है। स्पॉटिफाई पे जो है कुछ कुछ जो आप लेडीज हो करके जो आपका एक आपका जो पॉडकास्ट आया था उसका कुछ कुछ पॉइंट मैंने सुना है अच्छा। और बड़ा प्यारा वर्ड है, क्योंकि मैम ना आज के डेट पर मेरे भी घर में मेरी माँ है, मेरी बहन है, और उन लोगों को जो आज के डेट पे सोसाइटी जो है वो बहुत अलग नजर से देखती है ना। जैसे मैं अपने बच्चों को, बिकॉज बीइंग अ प्रोफेशन मैं भी एक टीचर हूँ, तो नॉर्मल तरीके से क्या होता है कि आज के डेट पर जैसे बहुत सारी लड़की लोग बैठती हैं, उसको छोटी बहन लोग हम बोलते हैं, तो उन लोगों का बोलना रहता है कि सर आप लोगों का ना, जितने भी जेंट्स लोग हैं, मेरा भैया लोग हैं, उन लोगों को सोसाइटी जो है एकदम फ्रीडम दे के रखी है और हम लोगों को नहीं देती है। तो उन पेरेंट्स लोगों से भी कभी डिस्कशन होता है तो मैं डायरेक्टली ये चीज बोलता हूँ कि किसी भी पेरेंट्स को ये नहीं समझना चाहिए कि अगर किसी लड़की के साथ कुछ गलत होता है, क्योंकि इंडिया है, आप हर एक चीजों को न्यूज सुनते हो, सारा चीज है, तो आज के डेट पर ऐसा नहीं है कि गलत होने के लिए 7 बजे शाम के बाद ही कुछ गलत होगा, ना ऐसा कुछ नहीं है ना। तो नॉर्मल तरीके से फ्रीडम हर एक लड़कियों को देना चाहिए। और जैसा जैसा पॉइंट आपने उठाया था ना मैम, वो बहुत ही मतलब प्यारा था। मतलब जो भी लड़की अगर इस पॉडकास्ट को जाके देख रही होंगी, उनके पास मैं लिंक भी नीचे मैम का डाल दूंगा, वो जरूर जाके देखिएगा वहां पर, बिकॉज आपने ऐसा ऐसा मतलब वहां पे मुद्दा उठाया है ना। मतलब कुछ मुद्दा तो मैं बोलूंगा मैम कि आप भी बताओ यहाँ पर, है ना, कि लड़कियों को किस चीज से अवेयर भी होना चाहिए, किन सब चीजों पर बात करना चाहिए अपने सर्कल में भी। जैसे आपने एक उठाया था डिवोर्सी, है ना, कि अगर कोई लेडी डिवोर्सी हो गई है तो लोग उससे थोड़ा सा कटने लगता बहुत है। ज्यादा कटने लगते हैं कि मतलब वो जो है सोसाइटी का पार्ट ही नहीं है ना। वो था, फिर एक दो वर्ड था। तो मैम मैं चाहूंगा कि कुछ कुछ पॉइंट आप जो है जरूर बताएं। हाँ, मैं बोलूंगी कि जो लड़कियां इस पॉडकास्ट को देखेंगी वो हम्म। प्लीज इसको इसलिए मत देखना क्योंकि तुम लड़की हो, हाँ हाँ हाँ, इसलिए देखना क्योंकि तुम एक इंसान हो और बिल्कुल। तुम्हारे पास बराबर राइट्स है। हम्म, और तुम देवी भी मत बनना, हाँ हाँ। ठीक है, और तुम लड़की भी मत बनना, हम्म, एक इंसान बन के इस पॉडकास्ट को सुनना। कोई मैंने बड़े अजीब से नॉर्मल नॉर्मल टॉपिक उठाए, जैसे ड्राइविंग। ड्राइविंग की मैंने बात की है, तो ड्राइविंग मुझे बहुत, मैं खुद बहुत मस्त, मेरे को ड्राइविंग में 18 साल की थी, मैं ड्राइव कर रही हूँ तब से। हम्म। और बहुत मजा आता है जब लोग ना कमेंट करते हैं, रोड पे आप जाते हो ना तो आपको कोई आंख दिखाएगा, ये हम्म। दिखाएगा, तो उस पे मेरा एक सॉन्ग भी था। तो उसमें है कि आंखें बाद में दिखाना, अभी आगे बढ़ाना जान। तो वही एटीट्यूड रखना है लाइफ में। अगर आपको कोई थ्रो करता है ना कुछ लुक्स, तो अवॉइड करो, इग्नोर करो। बहुत सारी नेगेटिविटी चारों तरफ से आएगी, उसको मत देखो, अपने रास्ते पे फोकस करो। और जब आप आगे खड़े होगे ना तो बहुत सारे लोगों के लिए ऑलरेडी रास्ता बन चुका होगा। बिल्कुल। सो मैं ऐसा बोलूंगी। बाकी कुकिंग के लिए कोई तुमको बोले तो बोलने का है कि ये स्किल है भाई, लड़कियों का काम नहीं है, और लड़कों को सिखाना ज्यादा जरूरी है आजकल, नहीं क्योंकि मैम, जस्ट स्किल। कुकिंग 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 बहुत अच्छा, मतलब हम लोगों को लड़कों को भी बहुत अच्छा बहुत आता अच्छा आता है ना, है आता ही ना। है। पर मतलब सब हाँ छोटी हाँ हाँ, छोटी स्किल्स हैं जो सब सीखें। और मैं बिल्कुल। चाहूंगी कि आप बाइक भी चलाओ, ठीक है, मैं चलाती एकदम, हूँ, हाँ हाँ मैं हाँ। चलाती हूँ और मैं चाहती हूँ चलाओ। इसलिए नहीं क्योंकि हम स्टाइल मार रहे हैं, इसलिए कि कभी इमरजेंसी हो गई और एक बाइक ही खड़ी है, तो तुम फट से चाबी लगाओ और निकाल के निकल लो, तुम्हें किसी का वो ना देखना पड़े, वेट, वेट नहीं स्कूटी करना, स्कूटी का भी वेट नहीं नहीं करना पड़े। करना हाँ पड़े, हाँ हाँ। ठीक है। और सिंगल रहना है तो सिंगल रहो, नहीं रहना है मत रहो, अपनी शर्तों से जिंदगी को जियो। और किसी का कुछ लेने का नहीं है उधार। हमारी लाइफ भी एक ही है जैसे औरों की है। लोगों को देखो, नेचुरली जो डेडिकेशन आ रहा है परिवार के प्रति वो खूबसूरत है, पर इसलिए मत करो, अपने को मार के मत कुछ काम करो, अपने अंदर जिंदा रहो। तुम जिंदा रहोगे तो सब कुछ अच्छा लगेगा। सो ऐसा मेरा ये है। और यही अभी मैम मैसेज ना है। रांची में जो आप बाइक की बात कर रहे हो ना, तो एक जो है अभी इन्फ्लुएंसर बन के निकली है अनु साहू, ओके। है ना। वो लड़की जो है अभी इंडिविजुअल, मेरे ख्याल से वो इंडिविजुअल नेपाल तक गई है वो हाँ हाँ, अपने गई बाइक हुई से, है, है बिल्कुल। ना। तो नॉर्मल तरीके से जो है फ्रीडम जरूरी नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ अपने दिमाग से होना चाहिए। आप जो बता रही हैं, अगर गवर्नमेंट को कुछ लड़कियों के प्रति नहीं करना रहता, तो आज जो रांची में हमारा पिंक ऑटो चल रहा है, उसकी ड्राइवर तो लड़की ही है, लेडीज ही हैं। तो उन लोगों को भी कम से कम सोसाइटी तो ऊपर उठने का मौका देगा तभी तो। जैसे बहुत सारा चीज जो है आप अगर रखती हैं, तो लेडीज के प्रति जो है अभी भी इंडियन सोसाइटी में जो है बहुत अलग अलग टाइप का सोच बहुत बहुत। है ना। कि मतलब मैं अभी भी देखता हूँ कि कभी कभी जैसे डिस्कशन होता है घर पे, या कभी मैं किसी को देखता हूँ कि भैया आज मतलब भाभी नहीं आई है पूजा करने, या मेरे ही बहन क्यों नहीं जा रही है पूजा करने, तो उसके पीछे भी कुछ ना कुछ एक अलग लॉजिक बना हाँ, हुआ लॉजिक बना हुआ है है। ना। और साउथ इंडिया में तो अलग अलग ही ही चल चीज रहा है ना। वो है। अलग ही चल रहा है, उसके बारे में तो हम लोग डिस्कशन कर भी नहीं सकते हैं, जी जी है जी। ना। क्योंकि
वो धर्म वाला जब जहाँ पे बात आता है तो वहां पर ज्यादा बेस्ट है कि ज्यादा ना ही बात नहीं करें, बस है ना, क्योंकि वो जो है पॉइंट आउट बन के रखा रहता है। और दूसरा चीज है मैम कि आप जो है लव मैरिज करके आज रांची शिफ्ट हुए हैं, बहुत अच्छे तरीके से आपका क्लिनिक चल रहा है। एक रिलेशन को बहुत स्ट्रांग बनाने के लिए क्या करना चाहिए होता है? बिकॉज जो भी पॉडकास्ट को देखेगा, नो डाउट जितनी सारी लड़कियां हैं वो पक्का जो है आके आपको फॉलो करने वाली है ना? तो ये चीज जरूर बताइएगा मैम। एक रिलेशन को अच्छा चलने के लिए सबसे पहले जरूरी है एक दूसरे को समय देना। बिल्कुल। समय देना जब समय ना हो हम्म समय देना, समय निकालना एक दूसरे के लिए और साथ में टाइम स्पेंड करना। छोटे मोमेंट्स इंपॉर्टेंट है। समय देने का मतलब ये नहीं कि हमको शॉपिंग लेके जाना है या बहुत कहीं रेस्टोरेंट पे लेके जाना है, नहीं, सिंपल एक चाय पे खुल के दो चार बातें हो ना, ऐसी शाम में आपके पास कुछ टाइम हो। तो सबसे जरूरी चीज है समय। समय के बिना मुझे लगता है रिश्ते आधे तो वैसे ही चले हम्म। जाते हैं। दूसरी चीज है कि अगर कोई कभी किसी का गुस्सा आ जाए, किसी को हो जाए, थोड़ी देर उस समय शांत हो जाओ, पर बात बता दो। बाद में बात बताना जरूरी है। बाद में आप आराम से प्यार से कि तुमने ऐसा बोला था, देखो मुझे ठीक नहीं लगा, तो अपनी बात को रखना भी जरूरी है। बट हर समय एकदम उसी मोमेंट में रिएक्शंस मत दो, रिस्पॉन्ड करो। और क्या, और खुश रहो, खुद खुश रहो। खुद खुश रहोगे तो ऑटोमेटिकली वाइब सेट हो जाएगा, मुझे ऐसा लगता है। और बाकी कई बार हम लोग बहुत जल्दी वही मतलब सोचते हैं कि ऐसा क्यों किया, इसके पीछे क्या होगा। मतलब जब आप शादी होती है तो एक व्यक्ति से नहीं होती, शादी होती है तो पूरे परिवार से पूरे होती है। फैमिली से, बिल्कुल। और जैसे मैं तो जॉइंट में ही रहती हूँ, मतलब अपने सास ससुर के साथ रहती हूँ। मेरी इनफैक्ट सिस्टर इन लॉ भी कुछ समय तक हम लोग साथ में ही थे। तो कोई मतलब एकदम से रिएक्शन नहीं देना है, आपको आराम से चीज़ों को सुनना है, समझना है। आपको कुछ चीज़ बुरी लगी आप बाद में बता सकते हो, बट उस मोमेंट पे मैं चाहूंगी कि लेट इट बी। जैसे पानी में अगर आप ऐसे पत्थर फेंको तो एकदम से रिपल्स आते हैं ना, उस रिपल्स को पहले सेटल होने जाओ, हम्म। तब आप बात करो। और बस आई थिंक लाइफ पीसफुल रहेगी। आज के डेट में मैम लड़कियों को मैं भी थोड़ा बहुत ऑब्जर्व कर पाता हूँ, तो मेरे ख्याल से ना आज के डेट पे मैम एक रिलेशन के लिए, जैसा कि आपने बताया, क्योंकि आप अब मैरिड हो गई हैं तो A to Z सारे फैमिली को लेकर बात की है। लेकिन मेरे ख्याल से, मतलब मैं जो बोल रहा हूँ, अगर उसमें अगर सहमत होंगे तो जरूर बताइएगा। बिकॉज आज के डेट पर रिलेशन को चलाने के लिए इंटरडिपेंडेंसी होना ज्यादा जरूरी है। क्योंकि आज के डेट पर एक लड़का और एक लड़की अगर रिलेशन में है और इंडिपेंडेंस हो गए तब बड़ा दिक्कत होता है। बिकॉज आपका कुछ थॉट रहेगा, उनका कुछ थॉट रहेगा, और दोनों जब एक दूसरे पर इंटरडिपेंडेंट रहेंगे कि उनके बिना मेरा कुछ नहीं हो सकता, मेरे बिना उनका कुछ नहीं हो सकता, तो रिलेशन बहुत ज्यादा अच्छा चलने वाला चलेगा, नो डाउट है ना? इसमें। और मैम आपसे मैं भी ये भी चीज बोलना चाहूंगा कि रांची को लेकर आपने पोएट एक बताया, पोएम दिया, और कुछ ऐसा भी आपके पास है जो हमारे यूथ को लेकर थोड़ा मोटिवेशन मिले, या वैसा कुछ आपके पास पोएम? मोटिवेशन पोएम। नहीं, मोटिवेशन नहीं, आपका जो अपना है कि हम मोटिवेट ही करें किसी को। अभी सुकून को लेके मैं कुछ सुना सकती हूँ छोटा सा बिल्कुल। कि अब देखो, एक एक पॉइंट में बोलना चाहूंगी लव मैरिज पे। आई नो ये थोड़ा सा पीछे रह गया, नहीं नहीं, बट कोई मैं बात बोलना नहीं। चाहूंगी जो भी लड़कियां या हम्म लड़के लव मैरिज कर रहे हैं, लड़के और लड़कियां दोनों, प्लीज ना एक बढ़िया पढ़ाई पहले कर लो, एक लेवल पे पहुंच जाओ ना, उसके बाद फिर आप अपने लेवल का ही ढूंढोगे। जल्दी 100%। मत करना यार शादी करने में, वरना गड़बड़ मिसमैच बहुत हो जाते हैं। तो मैं चाहूंगी कि आप लोग जब शादी करो तो जस्ट टेक योर टाइम, स्टडी, एस्टेब्लिश योरसेल्फ एंड देन गेट मैरिड। मतलब एजुकेशन को आप सबसे पहली सबसे प्रायोरिटी, फर्स्ट पहली प्रायोरिटी। प्रायोरिटी दो। और अगर प्यार उतना इंतजार कर सकता है तो वो करेक्ट है एकदम आपके लिए। तो ये मैं बोलना चाहूंगी। और हाँ, जब हम लोग कुछ सपने देखते हैं ना तो बहुत भाग दौड़ बड़ी जिंदगी हो जाती है। तो उसी में मैं कुछ लिखा है कि अ, जिंदगी में भागते रहते हैं सब, जिंदगी में भागते रहते हैं सब, और एक दिन जिंदगी ही भाग जाती है। हम्म ख्वाबों के पीछे दौड़ते दौड़ते सुकून की घड़ियां भी गुम हो जाती हैं। अब तुम कहोगे कि रुकना तो जिंदगी नहीं है, अब तुम कहोगे कि रुकना तो जिंदगी नहीं है, और बात भी सही है तुम्हारी। पर पर दो पल ठहर कर मुस्कुराना ही तो जिंदा दिली कहलाती है। बिल्कुल। तो बस यही एक छोटी सी पोएट्री मैं सुनाना चाहूंगी। दैट्स इट। ये सुकून था। ये सुकून नहीं था। ये ये जिंदगी अच्छी बात है, थी। ये ये जिंदगी की बात है। जिंदगी थी और जिंदगी में रुकना ही सुकून है। और क्या, मतलब जिंदगी तो चलती रहेगी ऐसे। ये टाइम भी अभी हम जो बिता रहे हैं एक बिल्कुल। मिनट में पास हो जाएगा। हाँ। और मैम पॉडकास्ट तो बोला जाता है कि पॉडकास्ट में जो है पूरा स्टोरी वगैरह, हम लोग जो नॉर्मल तरीके से जो अभी बात किए हैं, ये जो है लोगों तक पहुंच पाए, यही हम लोगों का सबसे बड़ा ज्यादा, मतलब मैंने इनिशिएटिव भी जो लिया है, ये इसका एक हम लोग का मतलब पॉडकास्ट का नाम है बियॉन्ड द ब्लैक बोर्ड।
हाँ। बिकॉज मैंने बोला कि एक प्रोफेशन वाइज मैं टीचर हूँ, तो ब्लैक बोर्ड के पीछे हम लोगों का क्या लाइफ है उन सब चीजों को दिखाने का कोशिश मैं कर रहा हूँ धीरे से। और रांची में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अंडररेटेड है, बहुत लोगों को जो है बाहर निकालना है हम लोगों को, और आप जैसे जो पर्सन है, पर्सनालिटी है, उन लोगों को बाहर तक लेके आना है। और रांची में जैसे आपने बताया, एक आपने स्टैंड अप कॉमेडी या फिर स्टैंड ओपन माइक की बात की थी, हाँ, है ना? हाँ। तो ओपन माइक मैम आपका कब हुआ था रांची में? रांची में मेरा ओपन माइक हुआ था मेरी डॉटर जब 6-7 महीने की थी तब। मतलब लोग सपने देखते हैं यंग डेज में। हाँ, मैंने हाँ। ना 29 साल तक तो पढ़ाई कर दी, 10 साल लग जाते हैं डॉक्टर की पढ़ाई करने में, और उसके बाद फिर शादी हो गई, और शादी के बाद 1.5 साल बाद बेटी हो गई, और उससे पहले मैं कविताएं वगैरह लिखती थी, पर वो कागजों में रहता था। पर उस दिन एक कुछ हुआ था, काव्स में कुछ ओपन माइक का अनाउंसमेंट हुआ था, और मैं उसमें चली गई, और मैं क्लिनिक से चली गई उठ के, और बहुत अच्छा मैंने परफॉर्म किया, और मैंने आई थिंक यही कविता परफॉर्म की थी। रांची की तो बात रांची, अलग है, उस अच्छा। समय मैंने वही कविता परफॉर्म की थी। और वहाँ पे जो जज थे उन्होंने कहा नहीं, यहाँ पे लोग महादेवी वर्मा और हरिवंश राय बच्चन की कविता बोल रहे हैं, आप ये इसी कविता को, मतलब वहाँ पे जो जूरी थी 2 टाइप की थी। एक जूरी में आपके रमन वगैरह है ना, यहाँ के स्टार है झारखंड, और भी कोई कोई लोग, इस तरह की जूरी थी, फिल्म मेकिंग से हाँ, रिलेटेड। रमन गुप्ता और जी। एक तरफ की जूरी जो थी वो थी एकदम साहित्यकार वाली जूरी, इस टाइप की। तो जो साहित्यकार वाले जूरी थी उन्होंने कहा कि नहीं भाई, यहाँ पे महादेवी वर्मा और हरिवंश राय की कविता है, इसको हम वैल्यू दें। पर जो ये वाली फिल्म मेकिंग वाली जूरी थी उसने कहा नहीं, इसने दिल से लिखी है, मन से लिखी है, और इसको हमें कुछ तो देना पड़ेगा। तो वहाँ मुझे जूरी चॉइस अवार्ड मिला था, और वो अवार्ड अगले दिन अखबार में भी आया था। मेरी डॉटर भी गोदी में थी और वो फोटो आई थी, और मुझे लगा कि वो मोमेंट था जिसने मेरे लिए ये दुनिया खोल दी, कि मैं पहली बार डायरी से निकल के स्टेज पे इतने लोगों के साथ बोली, और उन्होंने जो भी एक छोटा सा मुझे मेरे लिए लड़ के मुझे वो प्राइज जो मिला, तो मुझे लगा कि मैं कर सकती हूँ इस चीज। बिल्कुल। तो ये मेरे लिए रांची बहुत खूबसूरत है, बहुत अच्छा है, इसने मुझे बहुत सारे मौके दिए, अपॉर्चुनिटी की जगह है, तो ये मेरे लिए बहुत स्पेशल है। इन फ्यूचर मैम ना, ओपन माइक की जहां तक बात है, तो हम लोग भी कोशिश करेंगे साथ में मिलके हम लोग जो है ऐसा अगर प्लेटफॉर्म दे पाए, क्योंकि रांची में बहुत सारे लोग आर्टिस्ट हैं बिल्कुल, जिनके माइंड में बहुत सारा चीज है। वो इंस्टाग्राम आज के डेट पर उनके पास अच्छा ऑप्शन मिल गया है कि इंस्टाग्राम पे अपने मन की बातों को बोल सकते हैं, दिखा सकते हैं। तो ऐसा सिचुएशन आगे भी इन फ्यूचर हुआ तो मैं बिल्कुल आपको उसमें साथ में रखना चाहूंगा, थैंक यू। है ना? और दूसरा चीज है मैम कि पॉडकास्ट जो है हम लोग यहीं पर एंड भी करना चाहेंगे, बट एट लास्ट रांची के लोगों के लिए आप कुछ प्यारा सा वर्ड लास्ट में जरूर बताएं। ओके। है ना? रांची के लोगों के लिए बस मैं कहूंगी कि रांची के लोग बहुत प्यारे हैं, बहुत एक्सेप्टिंग हैं, और बहुत वेलकमिंग हैं, और जैसा यहाँ का है ना, ऊंचा नीचा पहाड़ पर्वत नदी नाला, क्या है, ऊंचा नीचा पहाड़ पर्वत नदी नाला, हाय रे हमर छोटा नागपुर। तो मतलब ये जैसा इसका डिस्क्रिप्शन है ना, उतना ही खूबसूरत हमारा रांची, हमारा झारखंड है। और मैं बहुत अपने आप को सौभाग्यशाली मानती हूँ कि मैं इस जगह पे रहती हूँ, और मैं चाहूंगी कि हमेशा हम लोग इसी तरह एक सादगी से रहें। जब हम एयरपोर्ट में होते हैं, मैं एक बात बोलूंगी ना, जब हम लोग एयरपोर्ट में होते हैं, बाकी गेट में होते हैं ना, टर्मिनल 2 के, तो आप ठीक है, ओके, आप हर जगह स्टाइल में, जैसे ही आप रांची वाले गेट पे रांची पहुंचते हो ना, एक अलग कंफर्ट आता है। बिल्कुल सबको आता होगा जो यहाँ का, बिल्कुल अच्छा हम अपने लोगों के बीच हाँ पहुंच हाँ गए। हाँ। तो वो कंफर्ट जो आप लोगों से है, वो मैं चाहती हूँ हम लोगों का ऐसे ही रहे, और हम पूरा रांची एक सिंप्लिसिटी के साथ, प्यार के साथ बहुत सारी तरक्की करें। इसके लिए बहुत सारी अच्छी चीजें हो हम लोगों के बीच में, और बस। एट लास्ट मैम मैं ये भी चीज बताना चाहूंगा कि आपके क्लिनिक तक, हाँ, क्योंकि पॉडकास्ट लोगों तक पहुंचेगा, कुछ लोग आपसे इंस्टा पे जरूर मिलेंगे, और किन्हीं को अपने दांतों से रिलेटेड प्रॉब्लम हो तो कहाँ जाके मिलना होगा ये भी बता दें आप। मेरा क्लिनिक अरगोड़ा चौक पे है, डेंटल वर्ल्ड रांची, फिरायलाल नेक्स्ट के ठीक सामने, फर्स्ट फ्लोर पे। आप गूगल पे भी सर्च कर सकते हैं, डेंटल वर्ल्ड रांची। मैं एक प्रोस्थोडोंटिस्ट हूँ, मेरा स्पेशलाइजेशन है इम्प्लांट्स, कैपिंग जो लोग करते हैं, ब्रिजेस, डेंचर। और मेरे हस्बैंड जो है वो एक MDS ऑर्थोडोंटिस्ट है, जो बच्चों के ब्रेसेस, टेढ़े मेढ़े दांत होते हैं, आजकल अलाइनर्स होते हैं, मतलब सारे एडवांस ट्रीटमेंट हम लोग करते हैं। एंड बस आप लोग कभी भी विजिट कर सकते हैं। बिल्कुल। तो रांची के जितने भी दर्शक हैं, अगर आपको चेहरे पर बहुत अच्छा स्माइल चाहिए तो मैम के जरूर आप क्लिनिक में जाइएगा। और बाद बाकी के लिए हम लोग नेक्स्ट पॉडकास्ट में जरूर मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।